नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। हर एक भाई बहन गृहिणी का, सभी का वेलकम है। सभी का सपना है शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, बिल्कुल सर्वोपरि होगा। और आज की क्लास में बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत कम समय में जैसे आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, वैसे आज की क्लास होने वाली है। अर्थात फटाफट 20 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्लास नंबर 20 में 20 क्वेश्चन करेंगे। अर्थात आज हम 20 करने वाले हैं। तो क्या आप 20 में शामिल होना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और 20 में से कमेंट करें आपका स्कोर कितना है, आपका फीडबैक कितना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण EVS के NCERT की क्लास नंबर 20 की। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, CO2। यहाँ पे NO2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो सभी जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की गहन संलग्नता आपके हीमोग्लोबिन से होती है। देखिए सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों से अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है और इस गहन की संलग्नता रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से होती है। इसकी हीमोग्लोबिन में संलग्नता क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होता है, जिसके कारण वह रुधिर ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? 2004, 1994, 1984, इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि अंतिम में 4 अवश्य है, सन में अंतिम में 4 है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपको जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? 1994। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया था 1994 को कि ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो सके। और सभी को पता होगा ताजमहल पीला पड़ने लगा था, ठीक है। जो आपके वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, इसका प्रभाव पड़ने लगा था। तो इसे देखते हुए 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। अगला प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास के 20 क्लास को आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी, स्टेलिंग चेंबर, साइक्लोन कलेक्टर, फाइनिक फिल्टर, उपरोक्त सभी। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ, अपना अपना सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो साथियों, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। ये तीनों युक्तियाँ जो हैं, ग्रेविटी, स्टेलिंग चेंबर, साइक्लोन्स आपका कलेक्टर और फाइनिक फिल्टर, उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है। परीक्षा के 10 से महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। देखिए, मीथेन का उत्सर्जन किससे होता है? आर्द्रभूमि से, धान के खेत से, कोयले की खदान से, जुगाली करने वाले पशुओं से। ये 4 महत्वपूर्ण है जिससे मीथेन का उत्सर्जन अर्थात पैदावार होता है, बढ़ोतरी होती है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? रक्त में कैंसर, ल्यूकेमिया नामक होता है। और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है। तो वाहनों में जो प्रदूषण को कम करने गाड़ियों में क्या लगाया जाता है? तो कैटलिक कन्वर्टर एक स्क्रबर होता है, उसको लगाया जाता है। मोटर वाहनों को धुओं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त क्या होता है? लेड सीसा होता है, लेड PEB जिसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। आई होप हर एक क्लास को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। यह आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। आप है तो हम है दोस्तों, आप है तो जायसवाल सर हैं और आप है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, अर्थात शिक्षा ही प्रकाश है। चौथा प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। साथियों, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सामान में 3 ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग करना। तो B और C सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सामान में 3 ध्वनियों के स्पीकर का प्रयोग करना। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम 2001 के तीव्र गति से लाउडस्पीकर को बजाना और जनसभाओं की
गति में संचालित करने वाले जो लाउड स्पीकर होते हैं उनको रोक लगा दी गई है। 5वां प्रश्न है, पानी में पाए जाने वाला रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण कौन सा होता है? कैंसर होता है, आँख में पानी गिरना, डीएनए विखंडन या उपरोक्त सभी। साथियों, पानी में पाए जाने वाला जो रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश जो कारण बनता है, ये सभी कारण बनते हैं आपके उपरोक्त सभी। ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय युक्त जल पीने से हमारे और आपके शरीर में कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाते हैं, कई प्रकार रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कैंसर, आँखों में पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर जैसे अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन। ये काफ़ी घातक बीमारियां जो हैं हो जाती हैं। किसके कारण? रेडियो सक्रिय जलयुक्त पीने के कारण हमारे और आपके शरीर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनसे बचना है और स्वस्थ रहना है, अपने आसपास को स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है, पेड़ पौधे लगाते चलना है, इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि स्वच्छ ताज़ी हवा हमें चाहिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों को चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था? ये प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 20 बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था? तो जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। फ्यूरियर आपको शब्द ध्यान देना है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव फ्यूरियर भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ग्रीन हाउस के प्रभाव की जब भी बात की जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की जाती है, तो यह प्रक्रिया जिसमें सभी लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसें जो होती सूर्य से आने वाली लघु विकिरणों को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी के आपस लौटने वाली दीर्घ विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को बनाए रखता है और ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। सबसे पहले इसको जीन वेस्टो फ्यूरियर ने पहचाना था। कारण क्या है? हरित गैस प्रभाव वायुमंडल में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा के बढ़ने से होता है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है और 2020 में आपका स्कोर क्या है? सभी कमेंट करें। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे। तो साथियों, कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होता है? सभी जानते हैं आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की बात करें, CH4 मीथेन की बात करें, CO2 की बात करें, तो आपके चाहे हम CFC की बात करें, CH4 मीथेन हो गया, CO2, उपरोक्त सभी ये तीनों जो हैं वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होते हैं। 8वां प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर, वह 3 प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? HNO4, H2SO4, CH3COOH या A व B दोनों? साथियों, HNO4 और H2SO4 ये दोनों अम्ल जो है वर्षा में उपस्थित होते हैं। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियाँ, स्वचालित वाहन, ईंधन पदार्थों के जलने से CO2, SO2, NO2 वायुमंडल में निर्गत होती है और SO2 जल वाष्प की क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका H2SO4, H2SO3, NO2 जलवाष्प से क्रिया करके नाइट्रस HNO2 व नाइट्रिक अम्ल HNO3 में बदल जाती है और यह वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्लवर्षक रूप में पृथ्वी पर बरसने लगती है। और इसके प्रभाव क्या है? फसल, पौधे, जंतु, भवनों आदि हानिकारक इसका प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत छिद्र की संज्ञा दी गई? ये भी प्रश्न आपको बता चुका हूँ। 200 डाप्सन यूनिट, 200 DU, इसके नीचे जाने पर ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया। कब किया गया? यानी EIA स्थापित अमेरिका में है। कब किया गया? 67 में, 69 में, 71 में, 73 में। अगर आपको पता है, सभी आप लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 69 की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण को पड़ने वाले घातक प्रभाव को 1969 में EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप को प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। DDT क्या है? DDT ऐसे में आपका दिया रहता है या फिर आपके हिंदी में ऐसे दिया रहता है। तो DDT एक एंटीबायोटिक है, अनअपघटीय प्रदूषक है, अपघटीय उर्वरक है या डाइक्लोरो हाई फ्लोरो टाइटेनियम है? सभी कमेंट करें। देखिए, आपका
अपघटनीय और अनपघटी दिया है, लेकिन अनपघटी प्रदूषक की श्रेणी में आपका डीडीटी आता है। डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, और गन्ने के खेत में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए थे। और डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइफ्लोरोएथेन की बात करेंगे। वर्तमान समय में यह वायु प्रदूषण में वृद्धि का सहायक है। इसका सूक्ष्मजीव अपघटन से नहीं होता है। यह लंबे समय तक वायु मृदा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे अनपघटी प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? देखिए, ऐसा जीवाणु जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता हो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं? कॉलीफॉर्म की बात कर रहे हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को जल प्रदूषण के सूच में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1920 में अमेरिका ने सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम किसने किया था? अमेरिका ने किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बनाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडान? साथियों, ऐसी गैस जो वायुमंडल के तापमान को बनाने में उत्तरदायी मानी जाती है। तो सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहे हैं। सभी जानते समझते हैं। कुछ साधारण से प्रश्न रहते हैं, कुछ कठिन प्रश्न रहते हैं। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन CH4, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया। ये सारे जो हैं आपके ग्रीन हाउस प्रमुख गैसें कहलाती हैं। वायु प्रदूषण से नहीं होता है, क्या नहीं होता है? पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी या इमारतों का क्षय। देखिए साथियों, पाचन तंत्र जो रोग होता है ये क्या है? अंदर से, पेट के अंदर से संबंधित है, इसलिए आपके ये वायु प्रदूषण से नहीं होगा। ये जल प्रदूषण से हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण से नहीं होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण वायु और पाचन तंत्र का संबंध नहीं है। बाकी कैंसर, श्वसन संबंधी, इमारतों का क्षय, इनका वायु प्रदूषण से प्रभाव होता है। तो किसका नहीं होता है? पाचन तंत्र से संबंधी रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि होता है? तो सभी को पता होगा अम्लीय वर्षा में, देखिए अम्लीय वर्षा सभी जानते हैं, हमने नाम भी सुना होगा, लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए कि सांद्रता में वृद्धि पूछा जाए तो एक ही जवाब होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 और NO2 की बात करेंगे। देखिए, ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। बहुत ही साधारण भाषा में समझें अगर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? सभी को पता होगा, डेसिबल, डॉप्सन, पार्कल, वेबर। सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई सभी को पता होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉप्सन इकाई की बात कर रहे हैं, डॉप्सन यूनिट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। तो भूमंडलीय तापमान के लिए, देखिए भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए सबसे अगर अधिकतम की बात करें, सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हर एक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर आपका एक होगा, प्रश्न आपके अनेक होंगे, तभी सिलेक्शन का रास्ता तय होगा जब हम इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। साथियों, चेरनोबिल जो दुर्घटना है किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय या अम्लीय वर्षा? सभी को पता है यह नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, और यह दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुई थी, और इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। दो बेहतरीन लाजवाब प्रश्न हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं। साथियों, प्लेलिस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कोई यहाँ पे आपको ज्वाइन करने का कोई इन्वेस्ट नहीं करना, फ्री में तैयारी कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा का जितना ज़्यादा हो ज्ञान शेयर करें, वृद्धि होता है। ठीक है, आपसे भी है, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में है सभी को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। ज्ञान शेयर करने से ज्ञान में वृद्धि होती है,
यही एक अच्छा है जो बिना पैसे से यहाँ पे हम सब वृद्धि कर सकते हैं। बाकी तो सब चीज़ें पैसे से खरीदी जाती है, लेकिन ज्ञान बुद्धि जो होती है वो आपकी होती है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वृद्धि होती जाती है। प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? सभी को पता होगा, वाहन, उद्योग, धूल के कण, ये तीनों वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, लेकिन आपका ठोस अपशिष्ट स्रोत नहीं होता। ये भी आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में 20 क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी की गैस की बात कर रहे हैं, आपका नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तापमान की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले जो जिम्मेदार होता है वह CO2 ही होता है, ये जान लीजिएगा। अगर आपका कोई आसपास अगर आपके हैं, मान लीजिए सांप का बिल है, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए सांप का बिल की जगह किसी भी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? सर्प को माना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस CO2 को माना जाता है। ये रहे दोस्तों 2020 में 20 को आपने स्कोर किया। 20 स्कोर करने के साथ साथ अब आपको बताइए 20 में से कितना आपका सही स्कोर है। 12 प्लस है आपका, 15 प्लस है, 20 प्लस है। 20 या 20 में से 20 प्लस तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चंस ही हैं। तो देखिए, ज़्यादातर आपके 50% क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। अगर प्रीवियस ईयर के, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, TT एग्ज़ाम, CTET और अदर सभी का कितना, क्योंकि सभी सिलेबस मैं बता देता हूँ 70 से 75% सभी के सिलेबस सेम होते हैं, केवल लेवल का यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और सभी जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कहीं से भी मिले, अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने पर देखिए हम इतना कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कम हो तो कोई घबराना नहीं, और अधिक हो तो अधिक खुश भी नहीं होना कि मैंने पूरा कर लिया, नहीं। फिर से जो भी क्वेश्चन जितने मिलने जाएँ, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे, कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि बस अब मेरी तैयारी हो चुकी है, कोई भी क्वेश्चन आए मेरे से ज़रूर बनेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर निकालते बनने लगेगा, तो भैया सिलेक्शन के कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, यहाँ पे टारगेट आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का है। हर एक भाई बहन गृहिणी का इतना स्कोर आएगा, 125 प्लस प्राप्त करेंगे। बस मेहनत, तैयारी और प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहिए। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।